आपका स्वागत है इस खास शो में। कहते हैं जब दिक्कतें होती है तभी उम्मीदें ज्यादा होती है और आमतौर पर आम बजट से उम्मीदें भी ज्यादा होती है, लेकिन इस बार जब इकोनॉमी के ऊपर इतने सारे चैलेंजेस थे, उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन इन उम्मीदों के साथ निराशा भी बहुत सारी मिली। काफी सारी निराशाएं मिली है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय, क्योंकि एक मौका था जो शायद सरकार ने खो दिया, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। एक पॉपुलर बजट होगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या ये बजट आपके लिए अच्छा है या फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी? बाजार के ऊपर इसका क्या असर होगा? अगले 2 घंटे तक इसी पर हमारी महाकवरेज जारी रहेगी। हमारे साथ कई सारे बाजार के एक्सपर्ट जुड़ेंगे। आपके जिन लोगों को टैक्स में राहत चाहिए, उनको किस तरीके की राहत मिली, इन सब मुद्दों अगले 2 घंटे तक हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं 2 खास मेहमानों के साथ। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहन जोशी जी, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे ये बजट कैसा रहा और ये बजट बाजार के लिहाज से और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा रहा। इस पर बातचीत करने के लिए दिनेश ठक्कर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी एंजल ब्रोकिंग के। ठक्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत। हम बिल्कुल इस मुद्दे में बात कर रहे हैं। इसी पर जोशी जी से एक राय लेना बहुत जरूरी है। ये भी इस पर कुछ कह रहे थे ब्रेक के दौरान, जो कि तनेजा साहब कह रहे हैं कि रिफॉर्म की उस गाड़ी से, रिफॉर्म की पटरी से गाड़ी निकलती हुई दिख रही है और वापस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रोल बैक ऑफ रिफॉर्म तो नहीं है जिस तरह से, क्योंकि रिफॉर्म के नाम पे कुछ किया भी नहीं गया, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई और फिर से क्या हम सरकार राज की ओर जा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल जो तनेजा जी ने भी उठाया। देखिए, मेरा मानना ये है कि रोल बैक कर रहे हैं या वापस जा रहे हैं, ये कोई बहुत ठीक तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो घाटा है इसको कम करने की सरकार ने जो कोशिश की है, उसमें कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के जो रेस्ट्रिक्शंस किए हैं, तो वो थोड़ा सा एक कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। स्लोली एंड स्लोली वी नीड टू रिड्यूस, बट ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो एक अच्छा सिग्नल तो नहीं लग रहा है। बट वो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉशियस अप्रोच जो है वो वित्त मंत्री जी ने ली है और उस कॉशियस अप्रोच के जरिए ये टैक्सेशन की और ये कदम जो उठाए गए हैं, वो तो रोल बैक की बात मैं लगभग तो मानने को तैयार नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम ये जरूर है कि रिफॉर्म्स को या लिबरलाइजेशन को हमने इसमें निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ाया और इसमें जो हम कर सकते थे वो जो एफिशिएंसी इकोनॉमी के अंदर जो आनी चाहिए थी, जो सेक्टर्स क्रूशियल थे जिसके अंदर फंडिंग जानी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें अभाव है। अच्छा, वैसे ही जो टैक्सेशन और ड्यूटीज जो हैं उसका थोड़ा सेगमेंटेशन थोड़ा सा और बेहतरीन होता, जिससे जो मोर रिक्वायर्ड सेक्टर है उस पर थोड़ा एम्फेसिस पड़ता, वो थोड़ा सा इसमें करने की और गुंजाइश थी। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया। तो किस तरह की, अगर ये रिफॉर्म रोल बैक नहीं है तो और क्या? अंदर में एक चीज और कहना चाहूंगा कि अपन ने इसके पे सेस बढ़ा दिया, ये तो इसमें मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के अंदर चूंकि तेल के खजाने जो हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं, तो जैसे ओएनजीसी पिछले कुछ सालों से बाहर गया, तो भारतीय कंपनियां बाहर के तेल कुओं का एक्विजिशन करे, एक्विजिशन ही तो कुछ मर्जर्स टाइप करे, तो वहां से तेल निकाल के और भारत को फीड करे, तो वो मेरे ख्याल से एक नीति जो है वो दूरगामी रहेगी और भारत में तो हम एक्सप्लोरेशन करें तो मिक्स ऑफ दिस। पर काफी निराशा जरूर हुई रिफॉर्म के मोर्चे पर। हमारे साथ राकेश मोहन जोशी जी मौजूद हैं। राकेश जी, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी ऑलरेडी काफी चर्चा हुई कि रिफॉर्म के मोर्चे पर बहुत कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक बात और भी है कि इस वक्त जब बजट आया सरकार पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा थे। ये एक वजह हो सकती है कि क्यों रिफॉर्म पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, कोई बोल्ड स्टेप क्यों नहीं ले पाई। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी की ओर से जिस तरह के स्टेटमेंट आए बजट के बाद कि मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, ये भरोसा अपने आप में कुछ उम्मीदें जरूर जगाता है। आपको लगता है कि बजट को अगर हम नॉन इवेंट मान लें तो आने वाले 1 साल के दौरान हम रिफॉर्म पर कुछ एक्शन अब देखेंगे? देखिए, इसके अंदर जैसे कि 2 चीजें कही गई कि घाटा कम करने के लिए या सब्सिडी कम करने के लिए कोई ठोस कदम का वित्त मंत्री ने नहीं कहा, तो मुझे लगता है जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही कि डिसइन्वेस्टमेंट घटा दिया गया 30,000 करोड़, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारा मैटर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आता है कि हम जो फोरकास्ट करते हैं या बजटरी प्रोविजन रखते हैं उसको सरकार किस हद तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाती है। तो विनिवेश या ये घटाना एक तो इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ जो अच्छी चीजें हैं, इन्होंने आईसीटी की मदद ली है, यूआईडी को इन्होंने ज्यादा इंप्लीमेंट किया है, तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। वैसे आप देखो कि इसके अंदर ये जो शेयर बाजार है इसको ब्रॉड बेस किया है, रिटेल जो स्मॉल जो इन्वेस्टर्स है उनको भी इसमें प्रोत्साहन दिया गया है, तो ये थोड़ी पॉजिटिव चीजें हैं इसमें। लेकिन क्या है कि किसी भी सरकार के पास जो है वो बहुत कुछ इसके अंदर एक लिमिटेशंस होती है करने के लिए। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर की बात एक है, बट उसके बाद देखा जाए तो अगर एक चीज देखी जाए तो अगर बहुत कुछ, अगर आप ये मानते हो कि एनकरेजिंग नहीं है तो बहुत कुछ डिस्करेजिंग भी इसके अंदर नहीं है। तो मतलब
अंडर द गिवन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, जहां पे यूरोप के अंदर स्थिति इतनी बदतर है, जापान की भी हालत आजकल खराब है, अमेरिका की हालत आजकल खराब है, और उसके अंदर अगर भारत के अंदर जो है वो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अगर रहती है इस दशा में, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली बात भी नहीं निकल के आ रही है। चलिए मुकेश जी, आप कुछ खास कहना चाह रहे थे इस गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी हुई है, क्योंकि सरकार का फोकस यही था, इकोनॉमिक सर्वे में भी यही आया कि जो अनप्रोडक्टिव गोल्ड इंपोर्ट है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो पाए। इस दिशा में क्या एक इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पर हम इसे देखेंगे? देखिए, मेरा इस गोल्ड इंपोर्ट पे थोड़ा सा भिन्न विचार है, और मेरा विचार ये है कि पिछले साल हमने 1% ड्यूटी बढ़ाई, वो 100% इंक्रीज था, अब आपने फिर उस पर 2% ड्यूटी बढ़ा दी, तो एक साल के दरमियान ये जो इंक्रीज है लगभग 400% गोल्ड के ऊपर इंक्रीज हो गया। अच्छा, गोल्ड जो आता है तो या तो एक तो प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए आता है, और दूसरा ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए आता है, जिसको हम प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के साथ ज्वेलरी बना के इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका तो चलो रिफंड मिल जाता है हमको किसी न किसी तरीके से। लेकिन प्राइवेट इसके अंदर जो आता है और जो डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है, तो एक तो ज्वेलरी की प्राइस बढ़ेगी, ये तो सच है, लेकिन इसके साथ दूसरा और भी इसके साथ सच है, और वो हो सकता है थोड़ा सा कड़वा हो, कि जैसे जैसे गोल्ड पे इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ती है तो स्मगलर्स को इंसेंटिव मिलता है टू ब्रिंग द गुड्स विदाउट पेइंग द ड्यूटी। नाउ लीगल और इलीगल इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, but you know, the importer and exporter, they say that they are doing the same task, bringing gold with duty or without duty, their task does not change, and therefore इससे स्मगलिंग को जो है ना वो थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, इलीगल ट्रैफिक बढ़ेगा, और वो मेरे ख्याल से, मुझे सरकार इंप्लीमेंट करने के अंदर इसको कितनी सक्षम है ये सरकार बेहतर जानती है, तो इसमें थोड़ा सीपेज भी होगा। और अच्छा, वैसे मेरा एक और विचार है कि गोल्ड अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो किसी भी देश के अंदर करेंसीज के इतने फ्लक्चुएशन में, रुपए के डिवेल्युएशन में, और इवन डॉलर का भी जो डिवेल्युएशन हुआ है, अगर गोल्ड का पोजीशन रहता है नॉट ओनली विद द सेंट्रल बैंक बट इवन विद द प्राइवेट पीपुल, वो पूरे देश के लिए एक तरह से अच्छा है, तो वो मुझे थोड़ा सा ये रोल बैक सा लगता है। चलिए राकेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के। पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देख रहे हैं आप इसे? अभी हमारी बातचीत हो रही थी राकेश जी से, उनका कहना यह है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से सोने को आयात किया जाएगा, और ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जो स्मगलर्स हैं वो काफी एक्टिव हो जाएंगे। आप इस बढ़त को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात एकदम सही है, इसमें 100% सही बात है कि स्मगलिंग को काफी बढ़ावा हो जाएगा। आपने सही बात की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। जोशी, एक बार आपके पास आऊंगा। हर बार हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, हर बार उस रास्ते से कुछ फिसलता हुआ भी दिखाई देता है, हर बार का जो साल भर हम देखते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिन दिक्कतों में हैं, जैसे कि पहले ही बात हुई, ग्रोथ 80 के दशक वाले स्टेज में पहुंच चुकी है, इन्फ्लेशन लगातार नींद उड़ा रही है, सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ रहा है। अगर हमें मान लें कि इस वक्त इस बीमार इकोनॉमी को सहारा देने के लिए एक बार के लिए हम इंक्लूसिव ग्रोथ के फंडे को, या इनफैक्ट मैं ये कहूं कि रूरल पे जो फोकस है कुछ कम किया जाता है, क्योंकि देखिए रूरल पे जो खर्च होता है उसका फायदा एक लॉन्ग टर्म में जाके मिलता है, और अभी तुरंत उपाय की जरूरत थी, तुरंत यहां पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत थी, तुरंत सरकार की इनकम बढ़ाने की जरूरत थी। उसको देखते हुए इस बार आपको लगता है कि अगर सरकार के पास ये भी एक ऑप्शन था, एक बेहतर ऑप्शन से मानते कि अगर रूरल पे थोड़ा फोकस कम करके सिर्फ शहरों पर, या फिर वो एरियाज जहां से वाकई टैक्स कलेक्शन होता है, जहां से पैसा आता है, जहां से सरकार के खर्च चलते हैं, वहां पर अगर फोकस दिया जाता? नरेश जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। रादर आप देखिए कि भारत की 70% जनता जो है, जनसंख्या जो है, वो गांव में रहती है। एक तो उन लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना सरकार के लिए इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं है और पॉलिटिकली भी फिजिबल नहीं है, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। अच्छा, जहां तक इसका, इसलिए उनको तो हमको रखना ही रखना है। अच्छा, जहां तक टैक्स कलेक्शन का सवाल है, जो इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, सर्विसेज यू कैन नॉट कीप अपार्ट। अच्छा, वो शहर पे होना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग पे, शहर पे फोकस होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। अभी आप शहर में देखिए जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन है, जो नंबर ऑफ होमलेस इन सिटीज है, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें जो है वो सरकार को फोकस करनी चाहिए। इसमें मेरा कोई मतलब देयर आर नो टू ओपिनियन अबाउट इट। अच्छा, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, दो सेक्टर मतलब हमारी इकोनॉमी में पिछले कुछ सालों से ऐसे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ
ग्रोथ वो है जो लॉन्ग टर्म में हमको सस्टेन करेगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर इज अनदर बिग प्रॉब्लम दैट वी नीड टू रेफर टू। उसको अगर आप कहें कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से नकार नहीं सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आज ये हालत ये है कि जिस दर से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारा, वो पॉपुलेशन को कोप अप नहीं कर पा रहा है। और अब भारत जो है मोस्ट आइटम्स में हम लगभग जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट हो गए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर प्याज की कीमत 10 रुपए से 80 रुपए जा सकती है और अगर ग्रेन की कीमत जो है वो 10 टाइम्स चली गई है, 5 टाइम चली गई, तो मेरे ख्याल से भारत में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है कभी भी। आपने पिछले सालों में देखा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2% 4% रही, और वो जो है वो मेरे ख्याल से इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए नहीं है। और आपकी कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरी काम नहीं आएगी जिस दिन हमको फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, और कोई इंटरनेशनल ट्रेड आपका काम नहीं आएगा जब हमको फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। इसलिए एग्रीकल्चर वो एरिया है, फूड प्रोडक्शन वो एरिया है जिसके अंदर किसी तरह से हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और वैसे तो वित्त मंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है उस पे, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया है, और फूड, क्योंकि आप देख रहे हो 30-40% जो हमारा फूड प्रोड्यूस है वो मतलब वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए उसको बहुत नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म की उस गाड़ी से, रिफॉर्म की पटरी से गाड़ी निकलती हुई दिख रही है, और वापस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोल बैक ऑफ रिफॉर्म तो नहीं है जिस तरह से, क्योंकि रिफॉर्म के नाम पे कुछ किया भी नहीं गया, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई, और फिर से क्या हम सरकार राज की ओर जा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल जो तनुजा जी ने भी उठाया। देखिए, मेरा मानना ये है कि रोल बैक कर रहे हैं या वापस जा रहे हैं, ये कोई बहुत ठीक तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो घाटा है इसको कम करने की सरकार ने जो कोशिश की है, उसमें कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के जो रेस्ट्रिक्शंस किए हैं, तो वो थोड़ा सा एक कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। स्लोली एंड स्लोली वी नीड टू रिड्यूस, बट ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो एक अच्छा सिग्नल तो नहीं लग रहा है। बट वो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉशियस अप्रोच जो है वो वित्त मंत्री जी ने ली है, और उस कॉशियस अप्रोच के जरिए ये टैक्सेशन की और ये कदम जो उठाए गए हैं, वो तो रोल बैक की बात मैं लगभग तो मानने को तैयार नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम ये जरूर है कि रिफॉर्म्स को या लिबरलाइजेशन को हमने इसमें निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ाया, और इसमें जो हम कर सकते थे वो जो एफिशिएंसी इकोनॉमी के अंदर जो आनी चाहिए थी, जो सेक्टर्स क्रूशियल थे जिसके अंदर फंडिंग जानी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें अभाव है। अच्छा, वैसे ही जो टैक्सेशन और ड्यूटीज जो हैं उसका थोड़ा सेगमेंटेशन थोड़ा सा और बेहतरीन होता, जिससे जो मोर रिक्वायर्ड सेक्टर है उस पर थोड़ा एम्फेसिस पड़ता, वो थोड़ा सा इसमें करने की और गुंजाइश थी।